नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। मैंने अशोकानामा 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 एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें मैं सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं उन शिलालेखों को, उन गुहा लेखों को, उन स्तंभ लेखों को मैं इस सीरीज के माध्यम से अशोकानामा नाम से मैं आपके समक्ष वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूं। मेरा उद्देश्य सम्राट अशोक के द्वारा जो भारतवर्ष को सबसे बड़ी देन मेरे हिसाब में है तो वह है लिपि, ज्ञान। सम्राट अशोक के पहले भारतवर्ष में भाषाएं तो थीं लेकिन लिपि नहीं थी, और लिपि का विकास सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक ने लिपि का विकास किया। जो हम ढेरों किताबें आज देखते हैं, तो ढेरों ज्ञान हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, वो सम्राट अशोक की लिपि के कारण ही संग्रहित हो पाया है। ये सदियों से उसका संग्रहण हो पाया। जो लिपि मैंने यहाँ पे लिखी है यह धम्म लिपि है। सम्राट अशोक के भारतवर्ष में जितने भी शिलालेख हैं, भारतवर्ष अर्थात आज का भारत जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक एरिया में इसी लिपि में, धम्म लिपि में ही सम्राट अशोक के सारे अभिलेख लिखे गए हैं। इस भौगोलिक एरिया से बाहर, भारत की भौगोलिक क्षेत्र से बाहर पाकिस्तान भी सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा था। वहां पाकिस्तान में दो शिलालेख मिले हैं, साहिबाजगढ़ी और मानसेरा। दोनों शिलालेख चतुर्दश शिलालेख हैं। चतुर्दश शिलालेख मतलब सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों का एक जगह संग्रहण, एक जगह ही 14 शिलालेखों को लिखा गया है, इसलिए इनको चतुर्दश शिलालेख या 14 रॉक एडिक्ट कहते हैं। इस तरह के कई शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किए गए थे। उनमें से कुछ एक शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 चतुर्दश शिलालेख पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। दोनों की भाषा जो सम्राट अशोक उस अभिलेख में लिखते हैं वो धर्मलिपि है। धर्मलिपि, धर्मलिपि, और ये है धम्मलिपि। साहिबाजगढ़ी और मानसेरा में है धर्मलिपि, वो भारत के समस्त अभिलेख जो है धम्मलिपि। इसको धर्मलिपि को खरोष्टी भी पुकारा जाता है वर्तमान में, या कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक जो नेम है सम्राट अशोक के समय जो नाम चलता था वो धर्मलिपि था, साहिबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख उनके लिए। और जो भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं उस समय जो पुरातात्विक नेम उस लिपि का जो है धम्मलिपि है। पुरातात्विक नाम ही उस समय का मूल नाम है, इसलिए हम भी उसे धम्मलिपि पुकारते हैं। धम्मलिपि कोई नया शब्द नहीं है। धम्मलिपि सम्राट अशोक के द्वारा अपने शिलालेखों में, खासकर जो बड़े शिलालेख हैं, बड़े शिलालेख में एक जो शिलालेख है चतुर्दश शिलालेख, उसमें कई बार प्रयोग किया गया है। और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है 50 बार उपयोग किया गया है इस शब्द। तो धम्मलिपि हमने मूलतः सम्राट अशोक के शिलालेख से ही ग्रहण किया है। वर्तमान में आज का नाम यदि जो प्रचलन में है उसको धम्मलिपि के लिए ब्राह्मी लिपि भी कुछ लोग उपयोग करते हैं, लेकिन मूल अभिलेख अनुसार वो लिपि जो सम्राट अशोक के द्वारा याद की गई है वो धम्मलिपि है। मेरा मकसद धम्मलिपि जो हमारी भारतीय मूल की समस्त लिपियां
भारतीय मूल से बाहर की भी बहुत सी एशिया खंड की लिपियां जो सम्राट अशोक के द्वारा इजाद की गई धम्म लिपि से ही निकली है। मतलब धम्म लिपि जो है भारतीय मूल की भाषाओं की लिपियों की जननी है, मदर स्क्रिप्ट है। और इस मदर स्क्रिप्ट को हमें सीखना बहुत जरूरी है। और इस मदर स्क्रिप्ट के माध्यम से हम सम्राट अशोक उस समय किस प्रकार शासन चलाते थे, इतना विशाल भूभाग जो लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक पर फैला हुआ था, उस शासन को तत्समय उतने तकनीकी विकास नहीं था, फिर भी बड़े आसानी से चला लेते थे। उस शासन को चलाने में जहां तक मेरा आकलन है, शिलालेखों का बड़ा योगदान था। सम्राट अशोक ने लाखों शिलालेख पूरे भारत भूमि में, पूरे साम्राज्य में उन्होंने स्थापित किए थे। और यह शिलालेख आम जनता के लिए थे, अधिकारियों के लिए थे। आम जनता अपने अधिकार जान सकती थी और अधिकारी इन शिलालेखों से जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व हो जाते थे। हजारों लाखों शिलालेखों में से हमें कुछ एक शिलालेख संख्या के हिसाब से मिले हैं। महत्वपूर्ण जो बड़े शिलालेख हैं वो लगभग 33 की संख्या में प्राप्त हैं। उसके अलावा भी छोटे छोटे शिलालेख सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हुए हैं। और भी भविष्य में इस तरह का शिलालेख प्राप्त होने की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, क्योंकि अभी बहुत ही सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेखों में 1% शिलालेख भी अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। 1% शिलालेख तो बहुत छोटी संख्या है जो प्राप्त हुई है। भविष्य में और भी शिलालेख प्राप्त होंगे। तो इन सम्राट अशोक के शासन व्यवस्था, उस समय का भारत, आज से सम्राट अशोक 200 लगभग 2020 चल रहा है और 232 बीसी पूर्व सम्राट अशोक का शासन खत्म हो चुका था। 232 प्लस 2020 252 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक का शासन था। तो उस समय सम्राट अशोक का शासन व्यवस्था, सम्राट अशोक इस शासन व्यवस्था को किस तरह संभालते थे, इसके बारे में मुझे आप सबको बताना है कि उस समय इतने बड़े भूभाग पर इतने बड़े विशाल जनसमूह को नियंत्रित करना, शासित करना बहुत बड़ा कार्य था। और सम्राट अशोक अपने आप को सारे अभिलेख में केवल राजा पुकारते हैं। इतने बड़े भूभाग पर शासन करने के उपरांत भी सम्राट अशोक अपने आप को महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट नहीं कहते। सम्राट तो जो अभी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें सम्राट उनको घोषित कर दिया गया, महान सम्राट, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए महान सम्राट उनको घोषित किया गया। लेकिन स्वयं को अपनी अभिलेख में, अपने शासनकाल में सम्राट अशोक ने कभी भी अपने आप को राजा से ऊपर महाराजा भी नहीं कहा। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जो अभिलेख खुदवाए उनमें अपने आप को लाजा, राजा, राव, राय, लाजे इत्यादि शब्दों से अपने आप को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों, हम अशोकानामा सीरीज से सम्राट अशोक के जीवन के साथ साथ भारत की, प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था के बारे में, सम्राट अशोक के अभिलेखों के माध्यम से तत्समय क्या जीवन शैली थी, किस तरह के हमारे लोग जीवन यापन करते थे, किस तरह का हमारा अधिकारी समूह था, किस तरह का हमारी शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, हम लिपियों की जननी मदर स्क्रिप्ट धम्म लिपि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इस लिपि को पुनः स्थापित करने के लिए हम इसको पुनः आम जन तक पहुंचाएंगे। बहुत ही रोचक लिपि है, मदर स्क्रिप्ट है। ये हमारी लिपियों की दादी, पड़दादी या नानी, पड़नानी कह सकते हैं। यह लिपि ही आधार है आज की शिक्षा का। यह लिपि प्राकृतिक भाषा पाली, जो हमारी पूर्व जननीय भाषाओं की, उन भाषा की लिपि है।
इस लिपि के माध्यम से हम उस समय के ज्ञान के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय के आर्थिक गतिविधियों के बारे में, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में सम्राट अशोक के शिलालेखों के माध्यम से जानेंगे। यह बिल्कुल प्राइमरी सोर्स होगा कि हम सम्राट अशोक के द्वारा तत्समय में लिखे गए शिलालेख को हम आज पढ़ेंगे और आज पढ़कर हम उसको आपको बताएंगे। मतलब 2200-2300 वर्ष पुरानी व्यवस्था को से मैं आपको समक्ष में रूबरू कराऊंगा। देखते रहिए YouTube चैनल धम्मलिपि में सीरीज अशोकनामा और सीखते रहिए धम्मलिपि और जुड़ते रहिए अपनी विरासत से, अपने पुरखों से, हमारी महान विरासत से जो हमें विरासत में वो हमारे पुरखे छोड़ गए हैं, जिस पर हम गर्व करें और गर्व कर उसको वर्तमान से जोड़ें और धम्मलिपि को पुनः स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।